लाइट गई कह रहे थे। अब भेज दिया। पैकेजिंग हो गया था। पैकेजिंग भी हो गया था। चेक कर लेता हूँ जब हो गई। ट्रांजैक्शन एक्सपेरिमेंट हो गया था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट हो गया था। हमें बताएं अब हम लोग बेटा का आते हैं कुछ पॉइंट्स पर। कुछ पॉइंट्स को हम ऐसे नोट करेंगे। वैसे तो आरएनए और डीएनए में आपको डिफरेंस तो पता है, आरएनए वर्सेस डीएनए। स्क्रीन डिस्प्ले है बेटा। पहले महाराष्ट्र में आरएनए वर्सेस डीएनए की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जैसे आरएनए के। वो तो आपको पता है कि राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, थाइमिन होता है, यूरेसिल होता है, ये सारी बातें। अब उन्हीं पॉइंट्स को हम अलग करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग बॉडी में नहीं बेटा, इनकम बेटा आज भी है। किन किन वायरस में था बता सकते हो एग्जाम्पल में? एक तो पहला तो यही, एक तो पहला यही आमतौर से क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियो फाज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या लिखोगे? सिंपल क्वेश्चन आएगा बैक्टीरियो फाज में हमेशा लिखना डीएनए, लेकिन यहाँ पर ठीक है। एक पर पीस दीजिए, बड़ा भी हटी दिए, का पॉइंट है एक पेड़ बर्फी को पीस लिया, बैक्टीरियो फाज दो ले आइए। में क्या होगा बेटा? आरएनए की राइबोज शुगर पर सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप था कि नहीं था? याद आया? अरे वो काजू कतली के न्यूक्लियोटाइड पर राइबोज शुगर लगी होगी और राइबोज शुगर अगर है तो उस पर
OH ग्रुप है, और OH ग्रुप कैसा होता है? रिएक्टिव। यस बेटा, रिएक्टिव होगा। और जब ये रिएक्टिव है तो फिर क्या होगा? म्यूटेशन। मतलब जो RNA है, RNA is highly reactive. RNA is highly reactive. Mobile एक पीजी खाऊं degradable. Being unstable. रोटेशन रेट फास्ट होगा या स्लो होगा? तो आजकल हम कोरोना वायरस में देख रहे हैं सर, RNA म्यूटेट at a much faster rate. इसीलिए कोई भी वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टेड नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। अदरवाइज वैक्सीनेशन होने के बाद में कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि जो हमने कोरोना वैक्सीनेशन की फॉर्म में बॉडी के अंदर डाला है वो 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है सर। वो एंटीबॉडीज डिस्टर्ब हो रही है, और दूसरा जो म्यूटेंट वर्जन बॉडी में जा रहा है तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इसीलिए जो पर्टिकुलर RNA वायरस है वो तो अपने आप को चेंज कर ले रहा है। तो RNA वायरस हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। उसने कोई दूसरी फॉर्म बना ली है, अब वो वाला जो था वो नहीं रहा। Hi kids, so today we are starting with a new chapter. So I ask you people to quickly join the session. They mutate and evolve. वैक्सीनेशन पे हमने काम 6 महीने पहले किया था। आज इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है क्योंकि उसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। यही पूरी कहानी दिख गई है लास्ट पॉइंट पर। और इस रैपिड चेंजेस को और यही रैपिड चेंजेस हमारे लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। Such rapid changes are harmful. देखिए बारिश आ रही है जहाँ पर वो अटैक कर रहा है। Higher forms of life. सपोज हम लोग
बेटा पॉइंट नोट कर लिए? अब इसी को हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, आरएनए को डीएनए के साथ। तो आरएनए तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था कुछ वायरस में, लेकिन डीएनए क्या हो गया? इट इज genetic material in most of the organism. आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, डीएनए कैसा हो गया? OH था, OH में O हट गया, तो डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव। तो जो चीज लेस रिएक्टिव होगी वो क्या होगी? एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। देखो ना, हीट किल्ड बैक्टीरिया किया था, क्या उसका डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ था? ये क्या है यहाँ पर? प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। और थाइमीन क्या है बेटा? 5-methyl यूरेसिल, और मिथाइलेशन हो गया उसमें, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो गया। प्रेजेंस ऑफ थाइमीन मिथाइल यूरेसिल, ये भी प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन यूरिन एंड पैरिमिडीन। ये भी क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टेबिलिटी कन्फर करेंगे, जो पहले हम पॉइंट लिख चुके हैं। क्या आरएनए में ऐसा था? किसी की आवाज नहीं आ रही है। No, sir. डीएनए में रिपेयरिंग सिस्टम है, आरएनए में नहीं है। आरएनए में जो भी चेंजेस हैं फास्ट हैं, डीएनए में No. लो। ये सब चेंजेस हो गए बेटा
डिफरेंस हो गया डीएनए आरएनए में। स्लो म्यूटेशन। और जेनेटिक मटेरियल के लिए, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल के लिए म्यूटेशन स्लो होना चाहिए या फास्ट? स्लो। तो ओवरऑल दोनों कहानियों से क्या बात निकली? दोनों कहानियों से बात निकली कि डीएनए इसके लिए बेटर मटेरियल है। यस, बेटर मटेरियल डीएनए वहीं पर रहेगा, न्यूक्लियस में मटेरियल इसको स्टोर करेगा फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकिन इंफॉर्मेशन आएगी किससे? डीएनए तो अपनी जगह पर रहेगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन, वो अपना मैसेज किसके थ्रू भेजेगा? आरएनए। फॉर द ट्रांसमिशन of genetic information. RNA is better, है ना बेटा? सर जो डिजीजेस है जैसे पोलियो, मीजल्स, ये सब भी तो आरएनए से ही होती है, तो फिर इनके अगेंस्ट वैक्सीन कैसे बन गई जो अब तक इफेक्टिव आ रही है, मतलब अभी तक वो मतलब काम कर रही है वैक्सीन, जैसे कोरोना में तो काम डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है। ये देखा गया कि यार उनमें जो थी प्रॉब्लम थी लेकिन कम थी। एक्चुअली होता क्या है कि जब पैंडेमिक होती है, जब किसी प्रॉब्लम की बात चलती है, तो ऐसा नहीं है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाली जो डिजीज है उनको हमने सही नहीं किया है, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी आपने देखा कि हमने पोलियो वैक्सीनेशन कितने राउंड में किया और आज भी कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था। जबकि डीएनए वाली वैक्सीन जो हमारे बचपन में लगी थी उसके बाद दोबारा तो नहीं लगी ना। वो बात अलग है कि बूस्टर डोज वगैरह आ गई है, ये सारी चीजें आ गई है, तो वो एक अलग चीज होती है। पोलियो में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? पोलियो वायरस में, ठीक है ना। तो अब यही चीज हो गई कि कितनी बार उन्होंने अपने आप को चेंज किया, इसीलिए बार बार क्या होता है, हम फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, आप जब से आप पैदा हुए तब से आप पोलियो वैक्सीनेशन देख रहे हैं बेटा।
वो तो वर्ष के मतलब बचपन में लग जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं होते। क्या बात कर रहे हो? फिर इसके बाद कितनी प्रोग्राम चलते हैं हमारे वहाँ। बचपन में तो सभी के लगती है, लेकिन आप देखते नहीं हो बेटा, हर 6 महीने बाद राउंड होता था। कुछ याद आ रहा है जब आप लोग 7th 8th 9th 10th में थे? तो इसका मतलब आपको भी मालूम है कि थोड़ा बहुत वो चेंज कर रहा है, इसलिए हम बार बार उसको दे रहे हैं। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा बेटा इसके साथ में भी। जो अपना वैक्सीनेशन कोरोना वायरस का है, ये भी एक वैक्सीनेशन हो गई। अब ये वैक्सीनेशन कब तक काम करेगी? 6 महीने, 7 महीने। और आप देखेंगे कि WHO की रिपोर्ट तो परसों थी कि आपको हर साल वैक्सीनेशन की 3 डोज देनी पड़ेगी, हर साल। तो कहने का मतलब, उसका मतलब अपने आप को चेंज कर रहा है, और चेंज वाला जो वेरिएंट है उसके अकॉर्डिंग हम वैक्सीनेशन में हम अपने उसमें चेंज कर रहे हैं। तो जो चेंज वाला है वो डालेंगे, फिर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, फिर लेकिन वो काम नहीं करेगी 6 महीने 7 महीने बाद। फिर हमें 6-7 महीने बाद दूसरी टाइप की लेना पड़ेगा, दूसरा स्ट्रेन लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से ही बचा सकते हैं। वरना डीएनए वाला तो ये था कि डीएनए वाला तो एक बार लग गया, फिर दोबारा लगने की जरूरत नहीं होती थी। यस, क्योंकि वो चेंज कर भी रहा है तो बहुत स्लो कर रहा है। 5 साल बाद हम लगवा लेंगे हेपेटाइटिस बी, क्योंकि वो डीएनए है, 5 साल तक तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? वही जो ऊपर दिखा है, थोड़ा सा अलग से एनसीईआरटी में हेडिंग बना के दे दिया है, आरएनए वर्ड। नेचर ने पहले आरएनए क्यों बनाया? तो देखो बेटा, नेचर अगर पहले डीएनए बनाता तो डीएनए के साथ हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन करना है या कुछ भी करना है डीएनए को, उसको एंजाइम की जरूरत थी या नहीं थी? तो शुरुआत में जो भी चीजें इवॉल्व होती हैं उसमें ये होना चाहिए कि एक ही चीज से मोस्टली काम चल जाए। और हमने देखा भी कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है, और आरएनए एंजाइम की तरह भी काम कर रहा है, राइबोजाइम की तरह भी काम कर रहा है। उसे एडिशनल एंजाइम की जरूरत नहीं थी, इसलिए नेचर ने पहले क्या बनाया था? आरएनए। और जब शुरुआत में चीजें बनी तो उसमें बड़ी जल्दी चेंजेस होना चाहिए थे, बहुत जल्दी चीजें इवॉल्व होनी चाहिए थी। तो जल्दी से चीजें इवॉल्व आरएनए वाले में होंगी या डीएनए वाले में? आरएनए जो उसको फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। अच्छा, आरएनए है तो आरएनए में ही स्प्लाइसिंग, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसलेशन आरएनए के चारों तरफ हो जाएगा, उसको डीएनए की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये भी चीज थी। हम इसको अपनी सोच के हिसाब से ना देखें कि यार इसकी वजह से ये खतरनाक हो गए, ये नहीं। ये हम देखें कि वो एक स्पीसीज है, हम देखें कि वो एक ऑर्गेनिज्म है, और नेचर ने उसे सबसे पहले बनाया, तो उसको जितनी भी पॉसिबिलिटी देनी थी कि अच्छी तरीके से तुम इवॉल्व कर सको, वो सारी पॉसिबिलिटी उन्होंने रखी। अब अगर डीएनए होता तो डीएनए से पहले स्टेप में क्या बनता? आरएनए बनता। क्या उसके लिए एंजाइम की जरूरत नहीं होती? तो अब दोनों चीजें एक साथ नहीं बन पाई थी बेटा, तो इसलिए आरएनए को ही बनाया। और आरएनए ने 2 तरीके से काम किया, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी और एंजाइम की तरह। तो हम आरएनए को लिख सकते हैं, आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ फर्स्ट बायो कैटलिस्ट।
हेलो, हाँ जी बताइए सर। हाँ सर। 11th में एडमिशन लिया था ना सर, अब 12th में है। हाँ नहीं सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ले आए हैं सभी क्लासेस को। नहीं, क्या किस क्लास में, आप मुझे ये बताइए कि इस बार वो 12th में है या जो अब, क्योंकि इस बार ये हुआ है कि सारे सेशन लेट हो गए हैं, तो इस बार इसको एग्जाम तो मई में एग्जाम है। हाँ तो उसकी क्लासेस तो हमने खत्म कर दी है, केवल टेस्ट वगैरह चल रहे थे उसके, ये हुआ। हाँ अब बिल्कुल आ गया है सर, बिल्कुल आ गया है, मैं इसको आगे भी करूँगा। अब एक्चुअली क्या हुआ है कि बच्चों के एग्जाम तो आगे बढ़ गए, और मे बी पॉसिबल कि बोर्ड के एग्जाम भी आगे बढ़े, बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ जो नीट की एग्जाम है वो भी डेट आगे बढ़ेगी। तो अब सेंट्रल लेवल के ऊपर वो प्रोग्रामिंग बनाई जा रही है कि अब हम इन बच्चों को क्या प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे पास जो भी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो भी चीज़ें होती थी सर, वो हमारे पास केवल इन बच्चों को होती थी कि इन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम प्लस जो नीट हो जाए तब तक के लिए होती थी, और नीट के लिए हमारे पास इनका एक होता था फाइनल टेस्ट सीरीज जो हम शुरू करने वाले थे बोर्ड के बाद। लेकिन हाँ, बोर्ड के बाद 1 मंथ का पूरा पैकेज होता है 40 डेज तक, तो उसमें डिस्कशन भी होता है प्लस दोनों चीज़ें होती है, डिस्कशन और टेस्ट होते हैं, 3 आवर्स का टेस्ट एंड 3 आवर डिस्कशन पर डे बेसिस पर। तो अब ये लेट हो गया, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं दी, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम आगे बढ़ गए, तो हमारी जो भी प्लानिंग थी सर वो सारी हम कर रहे हैं दोबारा से, वो सारी स्कीम जो थी वो फेल हो गई, तो अब हम एक नई स्कीम ला रहे हैं बच्चों के लिए कि कब से कब तक इनको एग्जाम देने हैं, कब हम फाइनल टेस्ट देनी शुरू करेंगे, और अगर बच्चे हमारे साथ ऐड है ना उस पर टेलीग्राम पर, तो बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहेंगी सर। कोई बात नहीं सर, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बच्चे से आप मेरी बात कर सकते हैं, ठीक है टाइम सर। नहीं, अभी कुछ नहीं चल, जो भी अभी तक इनकी, आप बच्चे से पूछो, बच्चे एक एग्जाम दे रहा था, वो पोल टाइप के टेस्ट आ रहे थे, है ना, पोल टाइप के टेस्ट हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं आई थिंक, और उसके बाद में अब हम उनके लिए क्या करेंगे, वो हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन आते ही नेक्स्ट जो भी एक्सपेक्टेड है सर 1 वीक सर, 1 वीक बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, बच्चे से कहना मुझे कॉल कर देते सर, ठीक है, ओके। तो आरएनए भी हो गया, बायो कैटलिस्ट, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक और पॉइंट बना दूं, आरएनए एक्ट एज एंजाइम ना बेटा, और हम नाम क्या दे दें ऐसे आरएनए को, राइबोसोम। आपने देखा नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में है क्या, आरएनए, और वो बिहेव कैसा कर रहा है, एंजाइम की तरह, तो हमने नाम क्या दे दिया, राइबोसोम। ऐसे बहुत से राइबोसोम हम जब आरएनए पर आएंगे, जब हम आरएनए की बात अभी करेंगे, अभी फिर से एक डिफरेंशिएशन होगा जेनेटिक मटेरियल पर, चार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें हम देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, क्लियर पॉइंट बेटा। जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी, जब डिफरेंट टाइप के आरएनए और उनका रोल और कौन से एंजाइम की तरह काम करते हैं, वो सारी बातें होंगी। तो कितना क्लियर हो गया बेटा आपको, तो ये आरएनए वर्ड है। तो जरा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर।
कौन सा चैप्टर है बेटा, जरा बताना मुझे। सर 6 चैप्टर। चैप्टर आ गया। डीएनए कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। 4 का पुल भी हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर भी हो गया, बॉन्ड वगैरह भी हो गए, पैकेजिंग भी हो गई, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कर लिया हम लोगों ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया वो भी कर लिया हम लोगों ने। बेटा एक क्वेश्चन आया है, ये बताओ जरा यार, कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज? डीएनए एंजाइम है और यस, एज लग गया है डीएनए। यस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लिक एसिड अगर डीएनए लाओगे तो यही बन जाएगा क्या, जो डीएनए को ब्रेक डाउन करे, है ना। और ये हमारा डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए एंजाइम हो गया। और ये डीएनए क्या है हमारा, वही नॉर्मल डीएनए। क्लियर हो गया पॉइंट, बताइए। फिर जेनेटिक मटेरियल अनइक्विवोकल प्रूफ आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग, अर्शे एंड चेंज वाला। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हम लोगों ने देख ली। और इसी प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद में जो जितने पॉइंट आए हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए एंड आरएनए वर्ड, वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है। इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अब रेप्लिकेशन के मैटर। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा, एक मिनट का मुझे टाइम दो, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको।
और भी सारे लोग सही हो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी फैमिली में किसी में? तो सर बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेटेड हो बेटा, घर से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सर पूरी फैमिली को हो गया है। पूरी फैमिली को हो गया है? कौन बोल रहा है? सर दिया। दिया वाजपेयी? यस सर। ओहो, पूरी फैमिली को? यस सर। तुम्हें भी? यस सर। कितना नेगेटिव का जो साइकिल जो तुमने अपना RT-PCR कराया उसमें PCR की साइकिलिंग कितनी दी है आउट ऑफ 35 रिपोर्ट में? सर मेरी तो 21 आई थी, 21 और 22 के बीच में। तुम्हारी साइकिलिंग PCR लगाने के बाद 21 की आई है। फादर की कितनी है? सर फादर की 14 से 15 आई है। ओहो, और मदर की? उनकी समथिंग 17, 18। ओके, और बाकी और कौन है? दादी है और भाई है। दादी की कितनी है? दादी की 19, 20 ऐसी है। दादी में इम्यून सिस्टम होता है। और तो भाई की भी ऐसी है 19, 20। ये कब रिपोर्ट आई? तो ये रिपोर्ट आई थी 14 से 15 को। 14 या 15 को आई थी। 14 को तो ये रिपोर्ट आई है और आज हो गई है 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7 डेज। कोई सिम्टम? सर सिम्टम्स तो मुझे पहले आ चुके थे, मतलब मेरे को फीवर हो गया था पहले, 10th को ही फीवर आ गया था मुझे। अच्छा, नहीं इसके अलावा कोई और तो बस स्मेल गई। किसी में नहीं है? नहीं सर, मम्मा को काफी बॉडी पेन हुआ था और सबको फीवर ही आया था और किसी को कुछ नहीं, तो स्मेल बस गई। वैक्सीन लिया था दादी ने? सर तीनों लोगों ने लिया है सर, मम्मी पापा और दादी ने। ओ, मम्मी पापा दादी तीनों लोगों ने वैक्सीन लिया था। सेकेंड डोज ले ली थी वैक्सीन की? नहीं। सेकेंड डोज नहीं ले पाए थे, फर्स्ट डोज के बाद ही ये हो गया। अच्छा, तो ये फर्स्ट डोज कब ली थी जब ये सिम्टम आए? 14 दिन पहले? तो 1 वीक पहले। बस 1 वीक पहले? हाँ, इसका मतलब ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ। नहीं सर, वैक्सीन के बाद सिम्टम्स आ चुके थे, वो चले गए, उसके बाद फिर मुझे दिक्कत हुई और फिर सबको फैमिली में हो गई। हाँ, छुपे रहते हैं बॉडी के अंदर। वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वायरल लोड कितना है। ये जो कॉफी की हम बात कर रहे थे, ये एक्चुअली सीटी होता है, ये उसकी साइक्लिंग होती है कि जितनी कम वैल्यू आएगी उतना वायरल लोड ज़्यादा होगा, है ना? चलो कोई सिम्टम नहीं है। और वो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना चल रहा है? सर सबका 95 से ऊपर ही रहता है। 95 से ऊपर सभी का लेवल है। हाँ जी। अच्छी बात है। और 6-7 डेज हो चुके हैं? अच्छा, कोई फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है किसी में भी? नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और 7 डेज हो चुके हैं कंप्लीट? हाँ जी। हाँ, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 7 डेज हो चुके हैं, कोई सिम्टम नहीं थे। ऑक्सीजन लेवल बस चेक करते रहना बेटा पूरी। ऑक्सीजन लेवल मस्ट है, ऑक्सीजन लेवल करते रहना। और कोई टेक्निक कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो ब्रीथिंग की? नहीं सर, बस सुबह थोड़ा बहुत बाहर वॉक कर लेते हैं। नहीं, बलून का पैकेट मंगवा लो जरूर अभी, दैट इज मस्ट। और बलून का पैकेट मंगवाने के बाद में बलून को बैठे बैठे जितने लोग हैं, दादी पापा जितने हैं, उससे कहा करो, फुलाया करो। जब भी फ्री बैठे उस बलून को फुलाएं, उस बलून को फुलाएं। क्लियर? और मेडिसिन कौन कौन सी ले रहे हो? सर एक तो जिंक की टैबलेट है, विटामिन सी ले रहे हैं और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं।
एज़िथ्रोमाइसिन ले रहे हो? यस सर। एज़िथ्रोमाइसिन ले रहे हो और विटामिन भी चल रही है, ठीक है। और कोई डॉक्टर को दिखाया था? नहीं सर, सिर्फ फोन पे ही बात करी थी तो उन्होंने जो मेडिसिन बताई वो ले रहे हैं। बस ठीक है, बिल्कुल सही हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बस अब तुम्हें टेस्ट कराना है। 14 को तुमने कराया था, तो 14 के बाद आ जाएगी ये 20। बेटा 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 28 को आपने अपना अब सैंपल देना है सभी लोगों को, यस ठीक है ना? और देखो, वेंटिलेशन कितना करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेंटिलेशन वेंटिलेटेड रखो अपने को। तो जो बलून वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, वो बलून वाली एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यूअस करो, जितनी पॉसिबिलिटी है उतना करो। क्लियर? यस चलो बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग भाई देखो अपना ध्यान रखो, एग्जाम्पल लो, सबक लो इससे कि अगर एक को हो रहा है तो पूरी फैमिली को हो रहा है। और प्रॉब्लम सीवियर भी कुछ लोगों में देखी जा रही है, तो प्लीज बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश मत करो, घर में बैठ के पढ़ो। यस सर, ठीक है। तो दिया तुम अपना ध्यान रखो, गर्म पानी पीते रहो, रैपर लेते रहो, फैमिली में बलून वाली एक्सरसाइज करते रहो, गुब्बारे फुलाते रहो, जिस टाइम फ्री होते हो बैलून। और सभी लोग हर घंटे अपने ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। यस, अगर जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है 90 से तो उसको भी बलून वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं कर सकता है, लेकिन जिसका लेवल 90, ये कौन बोला? किसी के घर में है? नहीं सर, जनरली कुछ नहीं, 90 से लेवल कम है तो उसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बेटा। 95, 94, 93 से जैसे ही कम हुआ तो फौरन उसको बेटा हॉस्पिटलाइज आपने कराना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो 90 लेवल घर पे नहीं रहना है, 90 लेवल पर तो आपने ऑक्सीजन लेनी ही लेनी है हॉस्पिटल जाकर, क्योंकि 90 लेवल इज वेरी क्रूशियल लेवल। उसमें आपको ऑक्सीजन दी जाएगी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका लेवल 95 तक आए। क्लियर? यस। चलो दिया ने बता दिया, तब से दिमाग और खराब हो गया, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत केसेस देख रहे हैं बेटा, मतलब हर तरफ केसेस मिल रहे हैं। किसी भी क्लास में मैं जा रहा हूँ, उस क्लास में कई केसेस हो रहे हैं। जस्ट मिनट, अभी बात करता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। देखो सभी ने संभाल लिया, यूएस ने अपने आप को संभाल लिया, जर्मनी ने संभाल लिया, ताइवान ने अपने आप को संभाल लिया, न्यूजीलैंड ने संभाल लिया, इटली ने संभाल लिया, लेकिन हम इंडिया वाले नहीं संभाल पाए बेटा, क्योंकि हम लोगों के अंदर क्या चीज होती है कि बस कुछ नहीं है, ये हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, भीड़ ये वो, यहाँ आना वहाँ जाना, सब कुछ चीजें करनी। तो कंडीशन तो आनी ही थी बेटा, ये कंडीशन तो आनी ही थी। मुझे तो पता था ये कंडीशन, हमें क्या पता था, सभी लोगों को पता था। सारी चीजें चल रही हैं, अभी भी बेटा सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप देखो फैसिलिटी इंडिया में बिल्कुल हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, कहीं कोई ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन रैली चल रही है अभी भी।
इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी में इलेक्शन फिर से शुरू हो गया। बताइए, ये हालत है बेटा। कुछ कोई मानने को लिए तैयार नहीं है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो हम लोग अपने एजुकेटेड हैं बेटा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उन लोगों को ना देखें कि यार उन्होंने कभी मास्क नहीं लगाया, उनको कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही है बेटा, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत मतलब सीवियर कंडीशन बनी हुई है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखें, घर से बाहर ही ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तो एक मेंबर जाए और वो अपना बहुत ही अपना पूरे प्रोटेक्शन के साथ और सारी चीज़ें करे। अब मैं हूँ, अब मैं देखो बेटा इस चीज़ से क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें करनी थी मैनेजमेंट लेवल पे, तो मुझे आना पड़ा। अब यही चीज़ें होती हैं बेटा, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। जब भी बाहर जाओ डबल मास्क लगाओ, N95 यूज़ करना है। और अगर N95 नहीं है तो डबल मास्क, एक कपड़े वाला मास्क नीचे, ऊपर जो है डिस्पोजेबल मास्क। जाओ डबल मास्क लगाकर, और बाहर आने से पहले ही अपना डिस्पोजेबल मास्क जो है वो उतार दो, उसको डैमेज कर दो, उसको डस्टबिन में डाल दो और फिर अपने घर के अंदर इंटर कर जाओ। सरफेस से नहीं हो रहा है तो कपड़े वगैरह जो भी हैं उनको भी थोड़ी देर बाहर धूप में डाल दो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज सभी लोग ध्यान रखें, धूप में ज़रूर बैठें बेटा 1-2 घंटे। गर्मी है कोई बात नहीं, तुम लोग ध्यान दे रहे हो। जो लोग बेचारे छोटे छोटे मतलब स्लम एरियाज में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फील किया है बेटा आपने ये? यस सर। जो रिक्शे वाले जो रिक्शा चला रहे हैं, जो थ्री व्हीलर चला रहे हैं, जो धूप में अपना सामान ढो रहे हैं, उनको नहीं आ रही है। क्यों? वो बेटा 3-3 घंटे 2-2 घंटे चिलचिलाती धूप में अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो बेटा एक एक्सरसाइज ये भी है कि कम से कम एटलीस्ट गर्मी तो लगेगी, लेकिन हमारे कपड़े वगैरह जो हम बाहर से लेकर आए उसको धूप में जरूर डाल दें। और हम भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस तरीके से बैठें कि हमें पूरी प्रॉपर लाइट मिले, धूप मिले। ये नहीं कमरे में ही बैठ गए, कमरा भी वेंटिलेटेड नहीं रहते हैं। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटेड नहीं होते हैं। तो हम इस बात की कोशिश करें कि पर डे कम से कम हम 1-2 घंटे धूप जरूर ले लें बेटा। इससे जो है सीवियरिटी लेवल कम होती है। अगर मान लीजिए किसी को हो भी गया है तो भी सीवियरिटी लेवल कम होती है उससे। चलो भाई आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो बात करी जाएगी दो क्वेश्चन बनेंगे, वॉटसन एंड क्रिक। प्रपोज किया था, प्रूफ नहीं कर पाया था। प्रपोज डीएनए replication is semi-conservative। बताऊंगा अभी, सेमी-कंजर्वेटिव नेचर मतलब टाइप ऑफ replication in which एक स्ट्रैंड तो पुराना ही रहेगा, वन स्ट्रैंड
parental, while the other strand, double strand होता है, is formed anew. अब ध्यान देना, वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रपोज किया, प्रूव नहीं किया। अगला पॉइंट, प्रूव किसने किया? नेक्स्ट पॉइंट, Michelson and Starr. सेमी कंजर्वेटिव replication of DNA was proved by Michelson and Stahl in 1958। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम आगे की बातें नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और एनसीईआरटी में दिया है। जब हम क्रोमोसोम देखते हैं और क्रोमोसोम की एक आर्म देखते हैं तो हमें मालूम है कि एक आर्म पैरेंटल होती है और दूसरा जो क्रोमेटिड होता है वो न्यूली फॉर्म होता है। इस बात को क्रोमोसोम का सेमी कंजर्वेटिव नेचर, बेटा इसका कंजर्वेटिव नेचर यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सेमी, और ये आ भी जाता है, सेमी कंजर्वेटिव replication of chromosome was proved by टेलर। एनसीईआरटी में ये नाम दिया हुआ है छोटा सा, टेलर एट ऑल, टेलर और उनके साथ के लोग 1957 यूजिंग, और उन्होंने पहचानने के लिए लेबलिंग किसकी कराई? यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या थी बेटा? रेडियो एक्टिव Thymidine. रेडियोएक्टिव थाइमिडीन इन किस प्लांट से किया? Vicia faba. टिप ऑफ ब्रॉड बीन। या इसको कह सकते हैं फाबा बीन, या इसका बॉटनिकल नेम विसिया फाबा। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, अलग से आ जाता है। बाकी मिचेल्सन स्टॉल वाला तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं।
चलो भाई, अब हम आ जाते हैं मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट पर। इतना नोट कर लिया बेटा सबने? ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। रैम कोई आता नहीं है यहाँ पर, इसको इसमें रख दो, ये भर दो यार ये। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ लग रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लो बोर्ड का क्वेश्चन। इसमें इन्होंने किया है यूजिंग, इसको किया है बेटा बताओ, हैवी नाइट्रोजन नाइट्रोजन N15 ना बेटा। N कौन सा बैक्टीरिया लिया था बेटा? इकोलाई। अब जरा देखना क्या है ये। अब इन्होंने क्या किया बेटा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले ये हमारा कल्चर मीडियम बनाया और इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन कितना था? NH4Cl। किसका सॉल्यूशन था बेटा? बेटा आवाज आ रही है मेरी? ये NH4Cl नॉर्मल। और हम जानते हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो N होगा वो कितना होगा? 14। ठीक है। और इसमें इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, इकोलाई बैक्टीरिया ने ग्रो करवाया। तो जो भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा, और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो जो भी नया डीएनए बन रहा होगा उसमें N14 ही तो चल रहा होगा। अब हमने डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा? सीजियम क्लोराइड। उसका डीएनए निकाल दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए विद, ये साल्ट होता है। ये साल्ट डीएनए से रिलेशन नहीं करता है, रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन साल्ट के ऊपर डीएनए फंस जाते हैं और वो हमारी टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई बेटा, ध्यान रखना। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने देखा रेडियो ऑटोग्राफी करके कि जो डीएनए का बैंड था वो ऊपर की तरफ आ गया, तो ऊपर की तरफ है। थोड़ी देर देखिए। अब यहाँ पर जो भी डीएनए होगा वो N40 होगा, और उसका नाम दे दिया लाइव डीएनए। क्लियर पॉइंट बेटा? अब क्या किया? अब हमने
एक कल्चर मीडियम फिर बनाया, और अब की बार हमने दिया हुआ है NH4Cl, और इसमें है, हमने लेबल्ड कर दिया इस N को किसके साथ, N15। और फिर हमने इसमें बैक्टीरिया को अपना कल्चर कराया, बैक्टीरिया डिवाइड होते रहे, बैक्टीरिया में नया डीएनए बनता रहा, तो जो भी डीएनए नया बनेगा सब पे N15 आ जाएगा ना। यस सर। अब क्या किया, अब हमने एक और कल्चर मीडियम लिया, और ये हमारा नॉर्मल था NH4Cl नॉर्मल, मतलब N14, और ई कोलाई को उसमें ट्रांसफर कर दिया। क्लियर बेटा? कितना हुआ? क्या सुनो, अब ट्रांसफर करने के तुरंत बाद ही निकाल लिया, मतलब फौरन 0 मिनट में निकाल, कुछ रेप्लिकेशन नहीं होने दिया, है ना बेटा? और कुछ को हमने कितनी देर बाद निकाला? हाँ, उसमें हमें बैंड जो है वो नीचे की तरफ दिखाई पड़ा, वही सीजियम क्लोराइड के सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है ना? और बेटा जो हमने 20 मिनट के बाद निकाला, उसमें हमें जो बैंड मिला वो बीच में मिला। अच्छा, अब तुम्हारी समझ में ये तो आ गया होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं वो वेट के बेसिस पर होता है, जिसका वेट कम वो ऊपर आता है और जिसका वेट ज्यादा वो नीचे। अब हमने पता लग गया कि इसमें जो दोनों डीएनए है वो N15 और N15 है, तभी तो नीचे है। इसको हमने नाम दे दिया हैवी डीएनए। लेकिन 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया के हमने डीएनए निकाले वो हमें ना ऊपर मिला ना नीचे, बीच में। तो बेटा अर्थमेटिक कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर N14 दोनों स्टैंड है तो वो ऊपर, N15 दोनों स्टैंड है तो नीचे, और बीच में आने वाले के पास क्या होगा, एक स्टैंड N14। इसका मतलब N15 वाला, तो अब जरा ध्यान देना मेरी बात का, ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब एक्चुअली हुआ क्या था, देखो बेटा एनसीईआरटी कैसे बनाती है, देखो बेटा एनसीईआरटी यूं बनाती है कि सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है और हमने इसको NH4Cl के सोल्यूशन में डाला था, और जब हमने NH4Cl हैवी नाइट्रोजन लगाया था और वहीं पे बार बार कल्चर करवा रहे थे, तो इसकी एक आर्म पर भी N15 होगा और दूसरी आर्म पर भी क्या होगा, N15। ये हो गया होगा ना? तो ठीक है, वो तुम्हारा आ गया सबसे नीचे। लेकिन इसमें डिवीजन कितनी देर में होगा, और 20 मिनट में जब डिवीजन हुआ होगा, देखो तो रेप्लिकेशन
दोनों डीएनए को अलग करो, दोनों डीएनए को अलग करो, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, हमने उसको प्लेस किसमें कर दिया था? नॉर्मल सॉल्यूशन में ना। यस सर। तो जब हमने उसको नॉर्मल सॉल्यूशन में प्लेस किया था, तो अब जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो किसका बनेगा? N14 ये N14, ये N14, जबकि ये N15 वही रहा, ये N15 वही रहा। अब तुम इसको बैक्टीरिया बना सकते हो। एनसीईआरटी में बैक्टीरिया बनाया नहीं है। ये लो, 2 बैक्टीरिया बना दिए मैंने। देखा? मतलब ऊपर वाले पेरेंटल डीएनए दोनों N15 N15, लेकिन जो नया बना वो कौन सा बना? नॉर्मल सॉल्यूशन में हाइब्रिड। सॉल्यूशन में NH4Cl N14 वाला था, दैट मींस N14 वाला आया। एक स्ट्रैंड पेरेंटल और दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली फॉर्म। दूसरा स्ट्रैंड कैसा है? न्यूली फॉर्म। ये है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। चलो एक और देखो। अब डीएनए वाली बात, एनसीईआरटी वाली बात करते हैं। सपोज अब हम बैक्टीरिया की कवरिंग नहीं बनाएंगे। अब हमने फिर से अपना ये डीएनए बनाया और ये N15 और ये भी कैसा है? N15। अब क्वेश्चन शुरू हुआ। ये हमारा कैसा है? हैवी डीएनए। हैवी डीएनए। ये हमारा हैवी डीएनए बैक्टीरिया है। कवरिंग बना दोगे तो एनसीईआरटी का डायग्राम चेंज हो जाएगा। कवरिंग बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जब इसमें रेप्लिकेशन करो बाइनरी फिशन 20 मिनट के बाद, दोनों डीएनए अलग करोगे और अब जो तुम नया लाओगे, अब ये रेप्लिकेशन किसमें चल रहा है बेटा? नॉर्मल में ना। तो ये कितना हो गया? N14। ये भी कितना हो गया? N15। और ये कितना हो गया? N15। और ये कितना हो गया? N15। मुझे बताओ 20 मिनट के बाद रिजल्ट क्या आया? अगर तुमने हैवी डीएनए बैक्टीरिया प्लेस इन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ हैवी डीएनए, लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए आफ्टर 20 मिनट? तो आफ्टर 20 मिनट तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 100% हाइब्रिड। यही क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन पीएमटी का है, हाइब्रिड। अब उसने 20 मिनट के बाद नहीं पूछा, आगे की फिर जनरेशन बनाओ। अब फिर 2 बैक्टीरिया से 2 बनेंगे, मतलब ओवरऑल ये हो जाएगी तुम्हारी क्या? फर्स्ट जनरेशन। और अब क्या आने वाली है? और सेकंड जनरेशन कितनी देर बाद आएगी? 40 मिनट बाद। अरे भाई 40 मिनट फिर हो जाएंगी बेटा। लेकिन जनरेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों बनाएंगे। अब जरा देखना बेटा, वो है तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन में ना। दोनों को अलग करो। ब्लू वाला अलग किया, ये भी ब्लू वाला अलग कर लिया, रेड वाला अलग कर लो और रेड वाला अलग कर लो। अब हम जो नई आर्म बनाएंगे, नया स्टैंड बनाएंगे, वो N15 वाला बनाएंगे या N14 वाला? N14। ये भी हमारा हो गया N14, 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 N14। लेकिन इसमें जो N14 है और इसमें जो N14 है, क्या तुम पहचान पा रहे हो कौन सा पेरेंटल है और कौन सा डॉटर? लेकिन जब डायग्राम अभी बनाया है तो उसमें एक पेरेंटल और दूसरा डॉटर है कि नहीं? पहचान नहीं पा रहे थे। तो
पहचान किससे हुई? जब हमने हैवी नाइट्रोजन डाला। अब ये N14, ऐसे ही ये भी N14, मतलब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने ये प्रूव किया कि भाई डीएनए जो भी होगा उसमें एक आर्म पेरेंटल होगी और एक आर्म डॉटर। तो रेड ब्लू से पहचान ले रहे हैं, लेकिन ब्लू में भी N14 में भी, मतलब यहाँ पर भी एक पेरेंटल है और एक डॉटर। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन फिर शुरू हुआ। हैवी डीएनए बैक्टीरियम प्लेस्ड इन नॉर्मल NH4 solution, what would be the percentage of heavy, light and hybrid DNA after 40 minutes? क्या रिजल्ट आया? 50% हाइब्रिड, 50% कोई हैवी नहीं आया ना। 50% हाइब्रिड एंड 50% लाइट डीएनए। अब ऐसे ही तुम नॉर्मल सोल्यूशन में है करके चले जाओ, 60 मिनट के बाद भी निकाल सकते हो। बेटा ये समझ में आया? ये समझ में आई बात? अगर ये समझ में आ गया है तो भाई ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत देखना कहाँ से होती है। हाइब्रिड डीएनए containing bacteria placed in normal solution of NH4Cl, what would be the ratio of heavy, light and hybrid DNA containing bacteria after, लंबा क्वेश्चन कर दिया, इन नॉर्मल सोल्यूशन। अब की कहाँ से शुरुआत करी है? हाइब्रिड डीएनए। इसका मतलब हाइब्रिड। यस, पहले तुम हाइब्रिड बनाओगे। ये लो, ये हाइब्रिड बैक्टीरिया का डीएनए, मतलब एक N15 और एक N14। अब कितने मिनट बाद तुम्हें रेशियो देखना है? 60 मिनट बाद। बनाते चले जाओ। पहला डिवीजन 20 मिनट में हुआ, डिवीजन करवाओ। लेकिन प्लेस किसमें किया था? तो दोनों पर ब्लू लगाएंगे ना? अब ये कितने मिनट के बाद का रिजल्ट है तुम्हारा? 20 मिनट के बाद रिजल्ट जो आया वो रेशियो कितना आ रहा है? हाइब्रिड और लाइट दो ही तो आ रहे हैं बेटा। बस, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया अगर उसने 20 मिनट के बाद पूछा होता। अब फिर 40 मिनट और लगाओ। अगले 20 मिनट में क्या होगा? टोटल 40 मिनट हो जाएंगे। अब तुम्हें चेंज नहीं करना है, उसी सोल्यूशन में करना है बेटा। फिर तुमने डीएनए को अलग किया, लेकिन अब जो डीएनए बना वो कौन सा बने? रेड वाला या ब्लू वाला? ब्लू। तो भाई अब तुम्हारा आंसर हो गया 40 मिनट, और 40 मिनट के बाद तुम्हारे पास फिर वही
हाइब्रिड, लाइट और हैवी। हैवी तो 0 हो गया, लाइट कितने हो गए? 3। परसेंटेज में निकालते तो 75 25 हो जाता ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब ये 40 मिनट के बाद का रिजल्ट आ गया, या यूं लिख दो, फर्स्ट जनरेशन के बाद ये हो गया हमारा सेकेंड जनरेशन। स्टार्ट कहाँ से किया ये मैटर करता है क्वेश्चन में। इससे पहले वाले में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? नॉर्मल सोल्यूशन में। अब की बार क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाइब्रिड। बस आगे का तो बहुत आसान हो जाता। अब फिर 60 मिनट के बाद पूछा है, लो भाई 60 मिनट के बाद फिर ये अपने नंबर बढ़ाएंगे। इसका मतलब फिर वही कर दो, ये अलग करो, 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 ये अलग, ये अलग,